प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 बोलते हैं। अपना टॉपिक होगा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पार्ट 2। आज हम इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे और क्या क्या हमने पहले वीडियो में सीखा है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में सीखा था हमने। अपवर्तन के नियम के बारे में सीखा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और अपवर्तनांक के बारे में हम लोग सीख रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में सीखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर चित्र आप देख रहे हैं। आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, ये बराबर होते हैं। यहाँ पर आप देखिए प्रकाश का विक्षेपण है। आप आकाश में इंद्रधनुष देखते हैं, उसमें बहुत सारे कलर देखते हैं। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपवर्तनांक, प्रकाश किरण का विभिन्न माध्यमों में जाते समय प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन का परिमाण भिन्न भिन्न होता है। वह माध्यम के अपवर्तनांक से संबंधित होता है। विभिन्न माध्यमों के लिए तथा एक ही माध्यम के लिए विभिन्न रंगों की प्रकाश किरणों के लिए भी जो प्रकाश की किरणें होती है, उन सब के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम में प्रकाश के वेग पर अपवर्तनांक निर्भर होता है, जिसको हम स्नेल्स लॉ n21 = sin i by sin r बराबर v1/v2 के रूप में लिखते हैं। हमने पढ़ा था अपवर्तनांक 2n1 बराबर पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। इसी प्रकार दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम में अपवर्तनांक 1n2 = v2/v1। यदि पहला माध्यम निर्वात है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, उसको हम केवल n से दर्शाते हैं। आज हम बच्चों आपको बहुत ही अच्छी चीज, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, किस कारण से टिमटिमाते हैं, ये सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तारों का टिमटिमाना, कुछ हम कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। जैसे बताइए तो क्या गर्मी के दिनों में रास्ते पर या रेगिस्तान में आपको पानी दिखाई देने का आभास हुआ है कभी? या दूसरा प्रश्न है, ये देखिए, होता है तो कैसे होता है? यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर ये स्काई है, आकाश है, ये लाइट पड़ रही है और ये लाइट रे फ्रॉम स्काई की है। ये कूल हवा है या ठंडी, ये आपकी यहाँ पर आंखों पर आ रही है। ये तो हॉट एयर है, इधर देखिए हॉट एयर दिख रहा है। यहाँ पर ये आपको पानी दिखता है, किस कारण से दिखता है हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा जो प्रश्न है कि होली की ज्वाला के दूसरी ओर की कुछ वस्तुओं को क्या आपने हिलते हुए दिखता है? होली जब आप जलाते हैं, आग जलती है तो उसके दूसरी ओर कुछ वस्तुएं आपको हिलती हुई दिखती हैं। ये होली है, होली का चित्र है, देखिए जल रही है। इस साइड आप अगर खड़े हैं तो दूसरे साइड आपको जो लोग खड़े या जो चीजें हैं वो आपको कुछ हिलती हुई दिखती हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो अब की बार होली आएगी बच्चों, अवश्य सोचना ये होता क्यों है बच्चों। देखिए, स्थानीय वायुमंडल का प्रकाश के अपवर्तन पर
थोड़े पैमाने पर प्रभाव होता है। जो वायुमंडल होता है, स्थानीय वायुमंडल, स्थानीय वायुमंडल का प्रकाश के अपवर्तन पर थोड़े पैमाने पर प्रभाव होता है। रेगिस्तान के पृष्ठभाग पर तथा ज्वाला के ऊपर की हवा गर्म होने के कारण, ये देखिए जलती है, इधर की हवा गर्म हो जाती है, गर्म होने के कारण वो विरल होती है और उसका अपवर्तनांक जब विरल हो जाएगी तो उसका अपवर्तनांक कम होता है। ऊंचाई के अनुसार विरलता कम होती जाती है और अपवर्तनांक क्या होता है बच्चों, बढ़ता जाता है। बदलते हुए अपवर्तन के कारण, बदलते हुए अपवर्तन के कारण अपवर्तन के नियमानुसार प्रकाश की दिशा निरंतर क्या होती है, बदलती रहती है। बदलते हुए अपवर्तन के कारण अपवर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश की जो दिशा होती है वो बदलती रहती है। मृगमरीचिका किसे कहते हैं? मृगमरीचिका बच्चों यहाँ पर देखिए मृगमरीचिका एक चित्र के द्वारा, ये देखिए पेड़ है, इसका उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है इधर से। ये हॉट एयर है, इधर की हवा क्या है, गर्म है। दूर की वस्तु से, ये देखिए दूर की वस्तु से आने वाली जो किरणें हैं, प्रकाश की किरण, वस्तु के जमीन पर बनने वाली प्रतिबिंब, ये वस्तु पर इसका जमीन पर यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु से ये क्या होता है, जो किरण इधर आती है वो इसकी न होती हुई इसके प्रतिबिंब, एक ही किरण जो होती है आती हुई दिखाई देती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, मृगमरीचिका कहते हैं। दूर की वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण उस वस्तु के जमीन पर बनने वाले प्रतिबिंब से आती हुई प्रतीत होती है, इसे हम मृगमरीचिका कहते हैं। रेगिस्तान में ऐसे लोग देखते हैं पानी, उनको जब देखिए ये है पानी है नहीं, लेकिन उनको ऐसा आभास होता कि ये पानी है, और वहां पर मृग लोग दौड़ के जाते, पानी पाते नहीं। तो जो होली वाला उदाहरण था कि होली की ज्वाला के दूसरी ओर, होली की ज्वाला के दूसरी ओर कुछ वस्तुओं को हिलते हुए आपने देखा, वो किसके कारण है, तो बदलने वाले अपवर्तनांक के कारण, प्रकाश किरणों की बदलने वाली दिशा के कारण ज्वाला के दूसरी ओर की वस्तु की स्थिति बदलती हुई दिखाई देती है, बदलते हुए अपवर्तनांक के कारण। सबका उत्तर क्या है बच्चों, अपवर्तनांक। सबका उत्तर क्या है, अपवर्तनांक। तो बदलते हुए अपवर्तनांक के कारण, प्रकाश किरणों की बदलने वाली दिशा के कारण ज्वाला के दूसरी ओर की वस्तु की स्थिति बदलती हुई दिखाई देती है, अर्थात वस्तु के हिलने का आभास होता है, किसके कारण, बदलते हुए अपवर्तनांक के कारण। इसी के कारण, ये बदलते हुए अपवर्तनांक के कारण ही आकाश में तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हैं बच्चों। ये देखिए तारे आपको टिमटिमा रहे हैं, ये क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडल का प्रकाश के अपवर्तन पर होने वाले परिणाम के कारण तारों का टिमटिमाना घटित होता है। तारों का टिमटिमाना क्या होता है, घटित होता है। तारे आप सभी जानते हैं स्वयं प्रकाशित हैं, तारों में खुद का प्रकाश होता है, इसलिए वे चमकते हैं। और जब सूर्य का प्रकाश रात में नहीं भी होता है तो वे हमें दिखाई देते हैं। तारे बहुत अधिक दूरी पर होने के कारण वे प्रकाश के बिंदु स्रोती की भांति महसूस होते हैं। वायुमंडल की हवा का जो अपवर्तनांक है वो जमीन की ओर जाते समय बढ़ता जाता है। वायुमंडल की हवा का अपवर्तनांक जैसे ही आप जमीन की तरफ आएंगे वो क्या होगा, बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, क्योंकि हवा का घनत्व जो होता है वो नीचे बढ़ता है, ऊपर कम होता है। तारे से आने वाले प्रकाश का वायुमंडल में से अपवर्तन होते समय तारे का प्रकाश क्या होता है, अभिलंब की ओर झुकने के कारण जो तारा होता है बच्चों है उससे कम दिखता है।
माने उससे तारों की जो आभासी स्थिति होती है वो ज्यादा होती है, उसकी ऊंचाई से अधिक दिखता है। ये चित्र है, देखिए आप, ये देखिए, ये वास्तविक तारा ये है। वास्तविक तारा क्या है? ये है, यहाँ पर तारा है। लेकिन ये तारा हमके कहाँ आभासी स्थिति इसकी यहाँ पर दिखती है, वो किसके कारण होता है? ये तारा नीचे है तो इसका अपवर्तनांक क्या होता है? बढ़ता है। इसका अपवर्तनांक क्या होता है? जैसे जैसे जमीन की तरफ आता बढ़ता है हवा का, क्योंकि हवा का घनत्व बढ़ता है और तारा उसकी वास्तविक ऊंचाई की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर जो होता है हमको महसूस होता है। ये देखिए, तारे से आने वाले प्रकाश का वायुमंडल में से अपवर्तन होते समय तारे का प्रकाश अवलंब की ओर झुकने के कारण तारा उसकी वास्तविक ऊंचाई की अपेक्षा थोड़ी अधिक ऊंचाई पर हमको महसूस होता है। इसको कहते हैं तारों की आभासी स्थिति। तारों की क्या कहते हैं? आभासी स्थिति। तारों की यह आभासी स्थिति जो है बच्चों, वह स्थिर नहीं है। ये आभासी स्थिति जो यहाँ पर है, आभास होता है, ये आभासी स्थिति स्थिर नहीं है। ये क्या होती है? बदलती रहती है। ये क्या होती है? ये आभासी स्थिति जो होती है वो बदलती रहती है। इसका कारण क्या है कि जो हवा है वो निरंतर गतिशील है। हवा तो एक जगह रुक नहीं सकती है। घनत्व और तापमान परिवर्तित होने के कारण, घनत्व भी और तापमान भी परिवर्तित होने के कारण वायुमंडल स्थिर नहीं है। वायुमंडल स्थिर नहीं है। इसका कारण यह है कि हवा निरंतर गतिशील है, घनत्व तापमान में परिवर्तन है, अपवर्तनांक जो है वो निरंतर आसानी से परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार अपवर्तनांक से होने वाले परिवर्तन के कारण ही आभासी स्थिति और प्रखरता ये जो लगातार बदलती रहती है। इसीलिए तारे जो होते हैं हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे हमें क्या होते हैं बच्चों? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे तो हमें बच्चों, आपने सोचा है सूर्य परिवार है, उसके ग्रह है, तो ग्रह नहीं टिमटिमाते हुए हमको दिखाई देते हैं। ये तारे देखिए, तारे तो हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो ग्रह है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, नेपच्यून है, यूरेनस है, सटर्न है, ये सब ग्रह है। ग्रह हमको टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देती? इसका कारण क्या है बच्चों? कि ग्रह जो होते हैं तारों की तुलना में हमारे नजदीक हैं, तारे हमसे दूर हैं। इस कारण वे बिंदु स्रोत न होकर बिंदु स्रोतों का समूह होते हैं। वायुमंडल की परिवर्तित हुई स्थिति के कारण इनमें से कुछ बिंदु अधिक चमकदार तो कुछ कम चमकदार दिखाई देते हैं। उनका स्थान भी परिवर्तित होता है। इनका स्थान परिवर्तित होता है, परंतु उनकी औसत चमक जो होती है वो स्थिर रहती है, तथा उनका औसत स्थान भी क्या होता है? वो भी स्थिर रहता है। इसीलिए वे टिमटिमाते नहीं है। इसीलिए वे टिमटिमाते नहीं है। आगे हम आपको प्रकाश का विक्षेपण क्या है उसके बारे में जानकारी देंगे। प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट बच्चों, एक छोटा सा एक्टिविटी आप करके देखते हैं। आपके कंपास बॉक्स में मापन स्केल फुलपट है, ये देखिए कांच की फुलपट है। आप क्या करो, इस स्केल को अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे तिरछी करके देखो। तिरछी तिरछी देखने पर तो सफेद मापन पट्टी दिखती है, लेकिन आपको इसमें धीरे धीरे इसको तिरछा करेंगे, नजदीक पास ले जाएंगे, तो आपको प्रकाश की अलग अलग रंग इसमें दिखाई देता है। विभिन्न रंगों का क्रम, लाल दिखाई देगा, नारंगी दिखाई देगा, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी, आपको ऐसा कलर दिखाई देगा। ये किसके कारण है? लगेगा कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में है, और तरंगों का ये महत्वपूर्ण गुणधर्म
तरंगदैर्घ्य का होता है। अब कौन कौन सी तरंगदैर्घ्य है जिसको हमारी आंखें आराम से देख सकती हैं, जिसको हमारी आंखें क्या कर सकती हैं, देख सकती हैं। ये देखिए विभिन्न प्रकार के कलर आपको दिखाई देते हैं। हमने बताया था लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी। हमारी आंखें किन किन तरंगदैर्घ्यों को देख सकती है? हमारी आंखें जिन तरंगों के प्रति संवेदनशील है वो 400 nm से लेकर 700 nm 400 nm से लेकर 700 nm के बीच होती हैं। इनके बीच की विभिन्न तरंगदैर्घ्य की तरंगे हमें ऊपर जो रंग 6-7 हमने चर्चा किया वो हमें दिखाई देते हैं, जिसमें लाल तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, 700 nm के निकट होती है। तो बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्यों की सबसे कम होती है, 400 nm होती है। माने लाल रंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, वो हमें बहुत दूर से ही दिखाई देती हैं। और बैंगनी रंग के तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम अर्थात 400 nm के निकट होती है। 1 nm बराबर होता है 10⁻9 मीटर के। 1 nm बराबर होता है 10⁻9 मीटर के। लाल तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक अर्थात 700 nm के निकट और बैंगनी की सबसे कम अर्थात 400 nm के निकट होती है। इसलिए तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण, लाल रंगों की तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण वो हमें बहुत दूर से ही दिखाई देती हैं। इसलिए सिग्नल वगैरह पर आप देखिए लाल कलर की बत्ती जलती है तो आपको बहुत दूर से दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? बहुत दूर से दिखाई देती है। तो बच्चों, निर्वात में सभी आवृत्तियों के प्रकाश तरंगों का वेग जो होता है समान होता है, परंतु पदार्थ माध्यम में तरंगों का वेग जो होता है वो समान नहीं होता है, वे विभिन्न वेगों से गमन करती हैं। तो प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, किसी भी पदार्थ माध्यम में प्रकाश के अपने घटक रंगों में पृथक होने की प्रक्रिया को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। हमने लिखा इधर, आप आराम से पढ़ सकते हैं। किसी भी पदार्थ माध्यम में प्रकाश के अपने घटक रंगों में पृथक होने की प्रक्रिया को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इसकी जो खोज किया था सर आइजैक न्यूटन ने किया था बच्चों। सर आइजैक न्यूटन की सूर्य प्रकाश से बड़ क्रम प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रिज्म का उपयोग किया था। ये त्रिभुज के त्रिभुज के आकार की, इसको प्रिज्म बोलते हैं। ये कांच की बनी होती है। इस पर जब सूर्य का प्रकाश इसमें से गुजरता है, ये सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में, देखिए रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ये 7 कलर में जो होता है वो परावर्तित हो जाती। इनके देखिए सबका जो परावर्तन है, ये सबकी दिशा डायरेक्शन भी अलग अलग है, मतलब सबके बीच कोण भी अलग अलग बने हैं। सबके बीच कोण भी क्या है? इसमें आपने देखा बैंगनी रंग, वायलेट कलर जो सबसे ज्यादा झुकता है, सबसे ज्यादा बेंड होता है वायलेट कलर, ये देखिए। और सबसे कम बेंड क्या होता है? रेड कलर। सबसे कम कौन सा होता है? बैंगनी रंग सर्वाधिक झुकता है। इसी कारण अब सबके झुकने का अलग अलग अगर कोण नहीं होता तो सब एक ही में हमको दिखाई नहीं देती। तो श्वेत प्रकाश होता है। प्रकाश की जो लाइट पड़ती है वो सफेद कलर की होती है, सफेद कलर की।
श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विभाजन होता है। ये देखिए, इसका 7 रंगों में विक्षेपण होता है, तो आपतित किरणों की तुलना में विभिन्न रंग की विभिन्न कोणों से झुकते हैं। बैंगनी रंग सर्वाधिक झुकता है। इस कारण प्रत्येक रंग की किरण अलग अलग मार्गों से बाहर निकलती हैं और विभक्त होती हैं। अगर ये देखिए, यहाँ पर दूसरे चित्र में सबका एंगल दिखाया गया है। ये प्रकाश की किरणें हैं, ये चलती हैं, इधर से टकराती, इधर नीचे हमको दिखती है। देखिए, दोनों के बीच में एंगल अलग अलग है, इसलिए ये दोनों हमें इसी प्रकार से इंद्रधनुष जब रेनबो बनता है बच्चों, रेनबो में भी 7 कलर दिखाई देता है। इसको शॉर्टकट में हम VIVGYOR विबगोर के नाम से हम जानते हैं, या हिंदी में इसको वैनी आह पी नाला भी पढ़ते हैं। वैनी आह पी नाला इस प्रकार से भी पढ़ते हैं। तो आपको याद करना है, किसी भी प्रकार से आप याद कर सकते हैं। रेड सबसे ऊपर है और वायलेट जो है वो सबसे नीचे है। रेड सबसे ऊपर है और वायलेट सबसे नीचे है। वायलेट का विक्षेपण जो सबसे ज्यादा होता है, झुकाव उसका होता है, और रेड का क्या होता है, सबसे कम होता है। रेड का क्या होता है बच्चों, सबसे कम होता है। आगे हम आपको ले चलते हैं। परावर्तन जो होता है वह आंशिक भी होता है और पूर्ण आंतरिक भी होता है। परावर्तन जो होता है, आंशिक और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, क्या कहते हैं इसको। ये देखिए, ये हवा है, एक माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम है पानी। जब प्रकाश सघन माध्यम में से विरल माध्यम में गमन करता है, तब उसका आंशिक रूप में परावर्तन होता है। कब? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। जब प्रकाश सघन माध्यम में से विरल माध्यम में गमन करता है, तब उसका आंशिक रूप में परावर्तन होता है। परावर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम में पुनः लौटता है। पहले माध्यम में कुछ लौट जाता है भाग, उसको ही हम क्या कहते हैं, आंशिक परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के उर्वरित भाग का अपवर्तन भी होता है। तो आंशिक परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो क्या होता है बच्चों, हमने पीछे पढ़ा है, पहले वीडियो में पढ़ा था, तो वह अभिलंब से दूर हटता है। अभिलंब से क्या होता है, देखिए, ये अभिलंब है, यही अभिलंब है। अगर ये देखिए प्रकाश स्रोत है, यहाँ पर ये पानी है, इसके बाद ये हवा है। यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है। अभिलंब से क्या होता है, दूर हटता है। अतः आपतन कोण जो आई है, यहाँ पर देखिए आपतन कोण आई है, ये प्रकाश स्रोत है, अभिलंब से दूर हट जा रहा है। तो यहाँ पर आई का मान अपवर्तन कोण है, यहाँ पर आर, ये देखिए अपवर्तित किरण है आर, ए है, तो आई का मान आर से कम होता है। यदि आई का मान बढ़ाते गए, आई का मान अगर हम बढ़ाते गए, तो स्नेल का नियम हमने पढ़ा था, तो आर का भी मान बढ़ता है, क्योंकि साइन आई बटे साइन आर का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आई का मान आप बढ़ा देंगे तो आर का भी मान बढ़ेगा। और ऐसी स्थिति आएगी बच्चों, देखिए यहां से यहां पर आई का मान बढ़ रहा है तो आर का भी मान बढ़ता जाता है, आर का मान बढ़ता जाता है। एक स्थिति यहां आ गई, यहां पर कि आई का मान हमने 90 अंश कर दिया,
I के एक विशेष मान के लिए R का मान यहां पर 90 अंश हो गया। इस विशेष मान को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। जब R का मान 90 अंश हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। जब विशेष स्थिति में R का मान क्या हो जाता है? 90 अंश हो जाता है। इससे अधिक आपतन कोण वाली किरणों के लिए R का मान 90 अंश से अधिक होता है और वे किरणें सघन माध्यम में पुनः लौट आती हैं। ये देखिए, जब 90 अंश से इधर अधिक करेंगे ये पूरा इधर लौट आती है। इस स्थिति में संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन होता है। संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन होता है और इस प्रक्रिया को पूर्ण आंतरिक, ये देखिए लिखा है, इस क्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। माने ये देखिए पूरा का पूरा परावर्तित हो गई किरण इसी माध्यम में बाहर नहीं गई, माध्यम एक में नहीं गई। इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां पर आप देखिए, यहां पर sin I बाई sin R का मान जो कांस्टेंट होता है। sin I बाई sin R का मान क्या होता है? कांस्टेंट होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए I का क्रांतिक कोण जो होता है वो R का मान क्या होता है? 90 अंश होता है। और 1 into sin I बाई sin R का मान 90 अंश हो गया तो sin 90 अंश का मान 1 होता है, बराबर वो sin I के ही होता है। और sin I का मतलब, तो sin I का मतलब हो गया कि वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि sin 90 अंश का मान 1 होता है बच्चों। sin 90 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। तो क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, जैसा आप चित्र में यहां देख रहे हैं। जब AR का मान 90 अंश से अधिक हो गया तो क्या हो गया? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। I ग्रेटर देन IC क्रिटिकल का कोण का मान है। इसके बाद बच्चों हमने प्रकृति में, ये देखिए प्रकृति नेचुरल जो है, प्रकृति की सुंदर घटना, प्रकृति की सुंदर घटना जैसे इंद्रधनुष का बनना, अनेक प्राकृतिक घटनाओं का एकत्रीकरण है। इंद्रधनुष प्रकाश के विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष जो बनता है बच्चों, वो क्या क्या कारण है? प्रकाश के विक्षेपण जो हमने पढ़ा, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी हमने पढ़ा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इन तीनों घटनाओं का एकत्रित परिणाम है। मुख्यतः बरसात हो जाने के बाद आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। क्यों, कैसे दिखाई देता है बच्चों? पानी की सूक्ष्म बूंदों, पानी की जो सूक्ष्म बूंदें होती हैं वो प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। ये देखिए हमको कैसे दिखाई देता है। देखिए जब बारिश होती है, जब बारिश होती है बच्चों, और जब कुछ पानी रहता है, मौसम ठंडा ही रहता है, तो पानी की सूक्ष्म बूंदें जो होती है वो प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। कैसे कार्य करती हैं? प्रिज्म की तरह। ये देखिए प्रकाश की किरण जब ये इसमें पड़ती है बादल में, जो पानी की ये बूंदें होती हैं वो प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। और जब वायुमंडल की पानी की सूक्ष्म बूंदों में, वायुमंडल की पानी की सूक्ष्म बूंदों में ये प्रकाश किरण जो होती है प्रवेश करती है, तो पानी की बूंदों द्वारा सूर्य का प्रकाश का अपवर्तन और विक्षेपण होता है। सूर्य का प्रकाश जब आता है, देखिए यहाँ पर, यहाँ भी दिखा रहा है, सूर्य का प्रकाश जब आता है, यहाँ पानी की बूंदें होती हैं, तो ये क्या करती हैं? अपवर्तन और विक्षेपण दोनों होता है। उसके पश्चात बूंद के अंदर आंतरिक परावर्तन होता है। ये देखिए
ये बुध है, इसके अंदर ये आंतरिक परावर्तन दिखाई दे रहा है। आंतरिक परावर्तन यहाँ से आंतरिक परावर्तन होता है और अंत में बुध से बाहर आते समय पुनः जो होता है अपवर्तन होता है, पुनः अपवर्तन होता है। इन सभी प्राकृतिक घटनाओं का एकत्रित परिणाम सप्तरंगी इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। तो बच्चों, बरसात की बात जब बारिश चली जाती है तो उस समय का दृश्य जो होता है बहुत ही सुंदर लगता है और आकाश में इंद्रधनुष भी बनता है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? प्रकाश का विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जब पानी की बूंदें, सूक्ष्म बूंदें प्रिज्म उसमें प्रवेश करती, पानी की सूक्ष्म बूंदों में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं तो पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और विक्षेपण होता है और उसके बाद अंदर जो होता है आंतरिक परावर्तन होता है। फिर बुध से बाहर आते समय अपवर्तन होता है। ऐसी सभी क्रियाएं जो घटित होती हैं तब जाके हमें क्या करता है, इंद्रधनुष जो आकाश में सप्तरंगी 7 रंगों वाला हमें दिखाई देता है। तो 7 रंगों के आपने नाम भी देखा था, नाम एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, इंडिगो है, वायलेट है। ये सभी कलर हैं। हिंदी में आप लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी कह सकते हैं। तो बच्चों, ये सब हमें किस कारण से दिखाई देता है? प्रकाश के विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यही जो है कारण है। यही क्या है बच्चों? कारण है। इस वीडियो में बच्चों आज के लिए ये देखिए, ये वायलेट कलर है, ये रेड कलर है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।